अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, सबको मेरी तरफ़ से, वकास गुजर साहब की तरफ़ से, अमैर अब्दुल्ला ख़ान की तरफ़ से सलाम है। जैसा कि आज अचानक ही प्रोग्राम बना, कुछ देर पहले पोस्ट लगाई थी मैंने तकरीबन घंटा पहले कि आज वकास गुजर साहब के साथ काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि ख़ुराक पर प्रोग्राम किया जाए, जानवरों की मतलब भैंस और गाय की ख़ुराक पर प्रोग्राम करें। तो उस दिन लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हमने किया उसके बाद रिक्वेस्ट की थी वकास गुजर साहब से, और उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम उसकी तरफ चलते हैं कि ख़ुराक अच्छी होगी तो आपके जानवरों की सेहत भी अच्छी होगी। ख़ुराक अगर अच्छी नहीं है तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और बहुत सारे ऐसे मसाइल यानी बीमारियां जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुराक की वजह से आती हैं। उनके बारे में ख़ुराक मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे किस किस स्टेज पे क्या देनी है, वकास गुजर साहब से हम वक्तन फ़वक्तन सवाल करेंगे। ये हम शुरू करते हैं कि अच्छी ख़ुराक किसे कहते हैं वकास भाई जी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि हम जानते हैं कि अच्छी ख़ुराक, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान, उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें सिर्फ खाना नहीं है, टाइम पे साफ़ सुथरा पानी भी है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। चीज़ों में इसकी हम कुछ दर्जाबंदी करेंगे कि ख़ुराक की दर्जाबंदी करेंगे कि छोटा बच्चा, उसके बाद उसके जब तक जानवर तैयार करना, प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने तक की क्या ख़ुराक है, प्रेग्नेंट पीरियड्स में क्या ख़ुराक है और मिल्किंग पीरियड्स में क्या ख़ुराक है, हम इसकी दर्जाबंदी करेंगे। और डॉक्टर साहब से मैं करूँगा कि इनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, मिल्किंग से स्टार्ट करें या बच्चे से स्टार्ट करें। जी वकास भाई, हमने जो स्टार्टिंग लेनी है वो मेरी कोशिश होगी कि नौज़ायदा बच्चे से, यानी जो बच्चा पैदा होता है जब तक उसका डेवलप नहीं होता मैदा, वो उसकी उस टाइम की ख़ुराक पर आप नज़रसानी करें, वो बताएं। उसके बाद फिर लेकर चलते हैं बच्चे से लेकर बच्चा देने तक। ठीक हो ये जी, हम बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद बच्चे को जितनी जल्दी हो सके उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए और भरपूर पिलाना चाहिए। ख़ासकर उन दिनों में जिस दिन आम पंजाबी का लफ्ज़ है कि होबलू और बौली बनता है, यानी कि दूध फटता है, उसमें ख़ास तौर पे बच्चे के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे आमतौर पे डॉक्टर हमें इंसानों को कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इसी तरह फ़ौरी तौर पे आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, ना कि ये इंतज़ार करना चाहिए कि ये जानवर ज़ेर फेंक दे, ये फेंके गए तो फिर हम बच्चे को पिलाएंगे। नहीं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले आधे घंटे के अंदर अंदर उसको दूध पिलाया जाए। उससे माँ भी रिलैक्स होगी और रिलैक्स होने के बाद वो ज़ेर भी जल्दी फेंकेगी। इसके मुंह में ऐसा लुबाब होता है जो उसको थनों को जैसे ही लगता है, जैसे हम ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो और जानवर फौरी तौर पे दूध उतार लेता है, इसी तरह ये फौरी माँ को जब बच्चा लगाते हैं ये दूध पे आ जाती है, पूरी इसकी कुव्वत उस तरफ आती है, ये दूध बच्चे को पिलाती है और उसके बाद रिलैक्स हो जाती है। फिर उसके बाद ज़ेर फेंकने का अमल आता है तो उसमें बहुत आसानियाँ पैदा होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये 7-8 दिन का हो जाता है। मेरा यही मशवरा है भाइयों से कि बच्चे को कम से कम 4-5 दिन खुला छोड़ दें, वो माँ के साथ रहे, वो अपनी मर्ज़ी से दूध पिए, दिन में चाहे 10 बार पिए। ये आपके आने वाली जो ये बच्चा है इसकी आने वाली ज़िंदगी पे बहुत असर डालेगा। उसके बाद बच्चे को 7-8 दिन हो जाते हैं, आप उसकी ज़रूरियत अब शुरू हो चुकी हैं, आप उसको क्या क्या चीज़ें देंगे। हमने यहाँ पे ख्याल वो करना है कि ऐसी चीज़ों का इंतखाब करना है जो जल्द जूद हज़म हो, जिनमें मकई बहुत अच्छी है, चौकर अच्छी है, फ़ाइबर है बहुत अच्छी है। और ये चीज़ें अगर मिक्स कर ली जाएँ, चौकर, मकई और गंदम का दलिया, तो काफ़ी होगा उसके लिए। उसको ये उसके आगे रखना चाहिए, फ्रेश पानी उसके आगे रखना चाहिए और 24 घंटे उसके आगे पड़ा रहना चाहिए ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वनडे को भी मुंह मारे, पानी भी पिए। उसने बड़े जानवर की तरह खाना नहीं है, ये चीज़ परेशानी नहीं लेनी कि उसने बहुत ज़्यादा खा लेना है या कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। नहीं, वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल होगा।
ये कम से कम 2 से 3 मंथ तक ये काम करना है। उसके बाद हल्की सा इसमें भूसे का ऐड करना है, भूसे को ऐड करना है इसके अंदर। और हम लोग जो फार्मर हैं, जो लोकली फार्मिंग कर रहे हैं, जो इतना नहीं उनको अवेयरनेस है, वो चारे पे चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कम से कम 5 मंथ तक सब्ज़ चारे से बच्चे को दूर रखना चाहिए। अगर उसकी अच्छी ग्रोथ, अच्छा स्ट्रक्चर लेना है फ्यूचर के लिए, तो ये काम उसको ये करना पड़ेगा। ये पहले ये वंडा यूज़ करेंगे 3 मंथ तक। उसके बाद इसमें हम एडिशनल चीज़ें मौसम के लिहाज से ऐड कर सकते हैं। सर्दियां हैं तो खल बनौला इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियां हैं तो खल सरसों का भी इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। यानी कि 3rd मंथ के बाद 6 मंथ तक हम यही चीज़ रखेंगे। लेकिन 5 मंथ में जहाँ हमने तूड़ी ऐड की है, थोड़ा थोड़ा चारा भी दरमियान में ऐड करेंगे। उसके बाद आ जाता है जानवर को, ये तकरीबन इतना ही पीरियड होता है जो माँ से ज़्यादातर ये इसको दूध भी चाहिए होता है 4 मंथ तक। तो उसके बाद अगर ये माँ से अलहदा भी कर लिया जाए तो ये माँ यानी कि हमारे डेयरी पे ज़्यादा बोझ नहीं बनता। 3 मंथ के बाद भी अगर अलहदा कर लिया जाए, उसके बाद सब्ज़ चारा में भरपूर देना चाहिए इनको, और वनडे का भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इतना नहीं इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि जब वो इस एज में आए कि वो क्रॉसिंग के लिए तैयार हो, तो इतना फ़ैट उसके अंदर नहीं होना चाहिए कि ओवरीज़ के ऊपर उसका कोई बोझ बने, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह तैयार ना हो सके या उसको कंसीव ना कर सके। उसके बाद हम आ जाते हैं, यही हमने क्रॉस करवा लिया, बच्ची है वो जवान हो गई है, क्रॉस करवा ली है। तो पहले 3 मंथ हमने क्या करना है, पहले 3 मंथ उसे हाई प्रोटीन मंडा नहीं देना, कत्तन भी नहीं देना। उसके लिए बेहतर है, आज के जदीद दौर में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन हम जो फार्मिंग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक पे तकरीबन कर रहे हैं। हम वहाँ पे जाते हैं तेल सरसों मौसम के लिहाज से, गर्मियों का मौसम है, हम तेल भी देते हैं। जैसे आम तौर पे ये ट्रेंड है कि यार ये लगवाई है या क्रॉस करवाई है, AI कराई है, इसको फौरी तौर पे तेल दिया जाए। अगले 5-7 दिन काफ़ी मिकदार में तेल दिया जाता है। अगर हम उसे एक रूटीन में उस पर रख के तेल देंगे, ज़्यादा तेल भी जानवर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने जितना उसकी ज़रूरत है वो ले लेगा, बाकी गोबर में ज़ाया होगा। तो बेहतर होगा एक रूटीन से तकरीबन 100 ml बहुत ज़्यादा है बड़े जानवर के लिए, बड़े स्ट्रक्चर के लिए। अगर छोटा है तो 70 ml 60 ml जानवर को देना चाहिए। उसके बाद 3 मंथ उसके प्रेगनेंसी से गुजर जाते हैं, तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करें, थोड़ा सा वंडा इसको देने लग पड़ें। जैसे जदीद दौर है, इसमें हम जो डॉक्टर साहबान हैं वो हमें मशवरा दे रहे हैं कि जी DCP पाउडर का इस्तेमाल करें, मिनरल का इस्तेमाल करें, विटामिन का इस्तेमाल करें। तो हम लोग तो खैर उन चीज़ों पे नहीं गए, हम तो देसी चीज़ों पे ही हैं। हम फिर वो अपना वंडा घर का तैयार करके उसको फिर वो देते हैं तकरीबन 6 मंथ तक, 7 मंथ तक वही एक रूटीन रखते हैं। वनडे में इस्तेमाल कर लेते हैं जी, खल बनौला थोड़ा सा इस्तेमाल, थोड़ी मिकदार में, साथ में गंदम का दलिया, मकई का दलिया। एक चीज़ मैं इधर बताता जाऊँ, मकई का दलिए को खुला रखना चाहिए, ना कि उसको बंद कर देना चाहिए। इसमें नमी की मिकदार ज़्यादा होती है, फंगस जल्दी ये पकड़ती है और टॉक्सिन का बायस बनती है, जिसमें बच्चा गिराने का अमल जो होता है ये टॉक्सिन की वजह से आता है प्रॉब्लम, या हाई प्रोटीन वनडे की वजह से, ज़्यादा हीटेड मैदे की वजह से भी प्रॉब्लम ये आ जाता है। फिर हम चले जाते हैं जी ये कि हम आ गए हैं 9th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ में। यहाँ पे हमने जानवर को देखना है कि जानवर की फ़िज़ीक कैसी है, जानवर ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है, मौसम क्या है। अगर मौसम सर्द है तो फिर हम घी का इस्तेमाल शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको घी देंगे। अगर हमें कोई ख़तरा है कि हम उन एरियो में, बारिशी एरियो में रह रहे हैं और वहाँ पे जानवर, हमारा नीचे फ़र्श भी पक्का है, जानवर वहाँ पे बैठता है, गोबर भी वहाँ पे है, तो लाजमी बात है कि उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टाइसिस का आ सकता है। तो हमें उसके इस्तेमाल के लिए हम देसी चीज़ें मैं बताऊँगा जो मुझे पता है, मैंने तो अपनी यानी कि तजर्बात की बात पे बात करनी है। फिर हम देते हैं घी, लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करके देते हैं, लेमन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत आपको बताता चला हूँ कि अगर सर्दियाँ हैं और दरमियाना मौसम भी हो तो आपने काली मिर्च को लेमन के जूस में भिगो देना है। जब वो जूस सारा सक कर ले तो उसमें से मिर्च आप लेंगे तकरीबन 100 ग्राम। तीसरे चौथे दिन वो मिर्च आप उसको लेमन के अंदर जो डिप हुई है, वैसे 100 ग्राम मिर्च नहीं इस तरह देंगे प्रेग्नेंट को,
ये देंगे। सिर्फ उस वही मिर्च जो लेमन के जूस में डिप हुई हुई है, उसने सक किया हुआ है, वो मिर्च हम उसको 100 ग्राम देंगे। आखिरी दिनों में हम देसी लोग जो हैं, डॉक्टर शायद इस चीज़ से इत्तेफाक ना करें, हम लोग इस्तेमाल करते हैं दूध, घी और गुड़ का बना के एक रफड़ा सा बना के देते होते हैं। 2-3 दिन बाद फिर दे दिया, 2-3 दिन बाद फिर दे दिया, बीच में कोई घी और लहसुन ब्राउन करके दे लिया ताकि उनके थन चढ़े का कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आ जाते हैं डिलीवरी का टाइम है और आप देख रहे हैं कि जानवर, सवाल करूँगा जी, जब अपना लास्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी 6वें से 9वां महीना, अक्सर दोस्तों को हवाने का प्रॉब्लम आता है, कोई हवाना ऊपर है नीचे है, उसके साथ साथ तेल देने का कहा जाता है। यहाँ एक बहुत अहम बात है कि सर्दियों में सरसों का तेल ना दिया जाए, गर्मियों में तिलों का तेल या अलसी का तेल ना दिया जाए। तो मैंने जो देखा है रूटीन में फार्मिंग करते हुए लोगों को, जो अलसी का तेल है जब दिया जाता है तो उनका हवाना, थन वगैरह बहुत बेहतरीन हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बात अच्छे तरीके से क्लियर करें कि किस मौसम में कौन सा तेल देना चाहिए और कितनी मिकदार में देना चाहिए। जज़ाकल्लाह। पहले बता चुका हूँ कि गर्मियों में सरसों का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि जानवर का हवाना ठीक है, थन छोटे हैं, तो इसमें 1/3 अलसी का तेल इस्तेमाल करें। थन की यानी कि बनावट अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ख़ासकर ये गाय में प्रॉब्लम्स आता है। अगर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है और थन नहीं है, तो फिर इसी तरह आप अलसी के तेल को या तिलों के तेल को चूल्हे पे रखेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा, इसमें जितना अलसी का तेल है उतने वज़न के लेमन का जूस, ना कि जूस का उतना वज़न, लेमन का जूस आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डालते जाना है ताकि वो उसके अंदर सड़ जाए, उसकी तासीर अंदर चली जाए। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप यानी कि उस टाइम अलसी का तेल या उसका तिलों का तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे इस्तेमाल करेंगे। और जब ये सूने के बिल्कुल करीब आ जाता है, जानवर तैयार है, उठ रहा है, बैठ रहा है, घूम रहा है, यानी कि कभी बैठ जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, मालिक को बहुत पता होता है कि ये अब तैयार है, डिलीवरी के लिए तैयार है, तो उस टाइम हम देसी लोग इसको नीम गर्म दूध में घी देते हैं और बच्चा डिलीवर करने के फ़ौरी बाद हम 10 गोली डिस्प्रिन नीम गर्म पानी में देते हैं। हम 2-3 घंटे इंतज़ार करते हैं और ये घी और डिस्प्रिन देने से 100 नहीं तो 99% ज़रूर जेर आसानी से फेंक देती है। फिर भी प्रॉब्लम आता है तो हम ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो देसी इसमें हम पीपल की छाल इस्तेमाल करते हैं। पीपल की छाल तकरीबन 200 ग्राम लेके उसे 1 केजी पानी में उबाल लेते हैं। जब वो आधा किलो पानी रह जाता है, वो पानी दिया जाता है, उससे अल्लाह के फजल से 15 से 20 मिनट में जेर जानवर फेंक देता है। अगर फिर भी आप देखते हैं कि मेरे 14, 15, 16 घंटे गुजर गए हैं, ये उन जानवरों के साथ प्रॉब्लम आता है जिनके अंदर टॉर्शन हो, जिनमें बच्चा या तो अंदर मर चुका हो या हाथ से निकाला जाए, वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़रूर आता है कि जेर नहीं फेंकता जानवर आसानी से। तो फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए, ना कि इससे पहले कि जानवर हम ज़ाया कर लें। अब आ जाते हैं कि वो डिलीवर कर चुकी है। मैं फिर बात करूँगा, मैं देसी बात करूँगा। डिलीवरी से पहले एक और सवाल है। जी जी। मोलासेस, शीरा खुराक का एक हिस्सा है, अक्सर लोग डालते हैं, ठीक है। कुछ दोस्त खुराक की एनर्जी, प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए शीरा और यूरिया को मिक्स करके डालते हैं। डिलीवरी के बाद की बात हम बाद में करेंगे। वो इस प्रोसेस में जब ये होता है, प्रेग्नेंट होता है जानवर, उस टाइम मोलासेस भी डाल रहे होते हैं, यूरिया मिक्स करके भी डाल रहे होते हैं, उसको उसके प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो यूरिया का इस्तेमाल और शीरे का क्या इकट्ठा कर सकते हैं या अकेला, इन दोनों में से कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए? ये जी डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल किया कि हाई प्रोटीन बनाने के लिए वनडे में भी इस्तेमाल करते हैं और 90% कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं यूरिया और मोलासेस का इस्तेमाल। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 99.9% कंपनीज। रिकमेंडेड 1% है, लेकिन 10% यानी कि उसका जो हुजम है उसके 10% ये इस्तेमाल हो रहा है, शीरा और यूरिया।
देखिए जी, यूरिया का असर, आपके घर बुज़ुर्ग होंगे, उनसे पूछिएगा कि उनकी उम्रें क्या थीं, क्या उनके बुज़ुर्गों की उम्रें थीं और क्या बीमारियां वहाँ पे रही हैं। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की हैं हमारी लाइफ पे, एक पेस्टिसाइड और दूसरा फर्टिलाइज़र ने। ये दो चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी पे बहुत बुरे असरात डाले हैं। अगर हम यहाँ पे भी वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं कि यूरिया, ये यूरिया ही है, आम लफ्ज़ों में बुज़ुर्ग कहेगा यूरिया खा गई साड़ी नस्ल नूं। ये फिर हम यहाँ पे, ये डॉक्टर साहब असल में वो लोग कर रहे हैं जो कमर्शियल डेयरीज सिर्फ पैसा कमाना जान रहे हैं, ख़ासकर बड़े डेयरीज वाले। और आपने देखा होगा कि यहाँ जहाँ पे ये इस्तेमाल, बड़े डेयरीज को देखते देखते अब मैंने छोटे फार्मर देखे हैं जो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। वो छोटे डेयरी फार्मर भी इस तरफ आ रहे हैं और वो मैंने देखा कि नुकसान कर रहे हैं। जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ। इसमें ज़्यादातर ये हमारे सोशल मीडिया ने बहुत किरदार अदा किया है, इस चीज़ में सोशल मीडिया में बहुत किरदार अदा किया है, लेकिन ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। शीरा अच्छा है, लेकिन शीरे का इस्तेमाल और बनाना कुछ थोड़ा तरीका होता है। जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो जैसे गुड़ बनाते थे, उससे पहले जैसे ही वो जो गुड़ का शरबत होता था गन्ने का, वो अबव लेवल यानी कि बॉयल, फर्स्ट बॉयल पे आता था तो उसे उतार के ड्रम में पैक कर लेते थे, वो शीरा इस्तेमाल करते रहे हैं। शीरे का मैं इतना नहीं कहूँगा नुकसान जितना कि यूरिया का नुकसान आ जाता है। जी डॉक्टर साहब, अब मैं डिलीवरी के बाद नहीं अभी नहीं करेंगे आप। देखें, जहाँ आबादी बढ़ती जा रही है हमारे शहरों के पास वकास भाई आपको पता है, जहाँ हम बैठे हैं इस टाइम यहाँ पर फसलें होती थी, जो हमारा टाउन है यहाँ भी फसलें होती थी। तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और जो ज़रूरी रकबा है वो कम होता जा रहा है, नए रकबे को आबाद नहीं किया जा रहा। तो शहर में या कमर्शियल डेयरी फार्मर जो हैं जिन्होंने 10-20 जानवर भी रखे हुए हैं, वो अपनी खुराक को पूरा करने के लिए खुराक के नेमल बदल के तौर पर साइलेज यूज़ करते हैं। साइलेज के नुकसानात भी बहुत सारे हैं, फ़ायदे भी हैं। मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। बहुत सारे फार्मर जो मैंने देखे हैं वो कामयाब ही सिर्फ साइलेज के सर पे हुए हैं, यानी कि उन्हें चारे का प्रॉब्लम नहीं आया, साइलेज सारा साल अवेलेबल रहा, तो उनके जानवर दूध भी अच्छा देते रहे, सेहत भी बहुत अच्छी। और साइलेज जो मैंने देखा भैंस पे जो काम करता है, भैंस को बहुत मोटा और सेहतमंद कर देता है। ठीक है, तो साइलेज के कुछ नुकसानात भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उन नुकसानात पर रोशनी डालें और जो डाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उन्हें उन नुकसानात से बचने के तरीके बताएं। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब ने बात की है कि साइलेज के फ़ायदे भी हैं, आप नुकसानात पे बात करें। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मुझे आपसे लड़ाना चाह रहे हैं। नहीं, बात ये है कि खमीरा चारा, साइलेज खमीरा चारा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास वो आलात नहीं है जिनसे मुकम्मल साइलेज को बनाया जा सके। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट करती हैं, एक इसकी टाइम पे कटाई, दूसरा इसकी प्रेसिंग और इसकी कवरिंग जो है एयर टाइट करना जिसे बोलते हैं। ये अगर एक मक्खी जितना भी जगह दी जाए इसको, तो ये टोटल साइलेज बंकर को फंगस के तौर पे बदल देता है। इसके लिए ये खमीरा चारा अमूमी तौर पे अगर आप देख लेते हैं कि आप खमीर रोटी भी इस्तेमाल करते हैं या नान इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो मीठे सोडे का इस्तेमाल करते हैं। ये तज़ाबियत पैदा करता है, ये मैदे के अंदर तज़ाबियत पैदा करता है और उस तज़ाबियत को रोकने के लिए वो मीठे सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा साइलेज का डॉक्टर साहब ने कहा जी भैंसों पे बहुत ज़्यादा जो है ना असर है, बहुत सेहतमंद हो जाती हैं। मैं ये एक चीज़ शर्तियन कह सकता हूँ, जब तक भैंस को खोरा ना जाए भैंस से दूध नहीं लिया जा सकता। ये आपकी वलायती गाय नहीं है जिसको आप ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में ज़बरदस्ती फीडिंग की जा रही है उनको। ये वलायती गाय नहीं है, ये आपकी भैंस है। ये भैंस जितना ज़्यादा इसको खोरा जाएगा उतना इससे दूध ले लिया जाएगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि साइलेज से उसका वेट गेन होता है, लेकिन आगे प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट में जब हम उसको क्रॉस करवाना चाहते हैं, जब उसको एआई करवाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब इस चीज़ पर रोशनी डालेंगे। मैं इनसे अब ये सवाल करूंगा कि क्या प्रॉब्लम आते हैं जब आप एआई करने जाते हैं साइलेज वाले जानवर को। जी, ये उल्टा सवाल मुझसे कर दिया गया है।
जो जानवर साइलेज खा रहे हैं, देखें साइलेज में माइकोटॉक्सिन बनता है। माइकोटॉक्सिन के बाद जब जैसे गुजर साहब ने कहा कि अगर कहीं से खुला रह जाए तो वहाँ तो फिर कमाल का टॉक्सिन यानी फंगस बन जाती है अच्छी खासी। तो उन जानवर में देखें रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो भैंसें जो खाती हैं मोटी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। जब जानवर मोटा हो जाता है तो जो मेरे एआई टेक्नीशियंस भाई हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं कि एक चर्बी की लेयर सी आ जाती है उसके ऊपर, ओवरीज़ के ऊपर, और दूसरा यूट्रस है जिसको फेब्राइड यूट्रस कहते हैं। वो हल्की सी उनकी जो झिल्लियाँ होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, यानी मोटी तय बन जाती है, फेब्राइड हो जाती है। तो उनके कंसेप्शन रेट बहुत कम हो जाते हैं। और चूँकि साइलेज में टॉक्सिन है, अगर टॉक्सिन बाइंडर्स, ये मैं अभी कहूँगा कि इनसे बचने का भी तरीका आपने बताना है, क्योंकि मजबूरी है, डालना तो हमने है ही है। तो अगर डालना है, जहर खाना है, तो उसके साथ कोई तरियाक हो तो वो ज़रूर दोस्तों को बताएं। जी, जहाँ पे हम जिस इलाके में बैठे हैं इसकी आबो हवा खुश्क और गर्म है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स कम है। अगर हम इसी तरह आगे चले जाएं, जैसे अपर पंजाब है या सेंट्रल पंजाब है, वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। ख़ास तौर पे आम लफ्ज़ों में कहते हैं बादी बहुत हो जाती है जानवर को, तो वहाँ पे इस्तेमाल सबसे ज़्यादा, मेरे भाई सुन रहे होंगे जो सेंट्रल पंजाब वाले हैं, जो फार्म वाले हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि चारे से ज़्यादा वहाँ पे तेल, सरसों और मिर्च लाल का इस्तेमाल होता है अगर उन्होंने अच्छी प्रोडक्शन लेनी है। हम लोग यहाँ पे करते हैं डॉक्टर साहब इसके लिए कि इस्तेमाल करते हैं इसका कवार गंदल का। यहाँ पे टॉक्सिन बाइंडर जो हम देसी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हम कवार गंदल का इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम कवार गंदल का जो करते हैं, मैं लास्ट में बल्कि इस प्रोग्राम के बाद एक पोस्ट लगा दूंगा जो वंडा हम बनाते हैं, मसाला जो बनाते हैं, क्योंकि वो लंबा है थोड़ा सा, तो मैं पोस्ट में आपको बता दूंगा कि वो बना के रख लेते हैं, जिसमें कवार गंदल भी है, मिर्च भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, वो हम देते हैं। उससे काफ़ी हद तक हम इस चीज़ से बचे हुए हैं। जी चले जी, इंशाल्लाह वकास भाई आप सब दोस्तों को बताएंगे इसका मतलब देसी टॉक्सिन बाइंडर बताएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो जो तो ये बना लें बेहतरीन है, लेकिन एक चीज़ सब अच्छे तरीके से समझ लें कि टॉक्सिन बाइंडर देना बहुत ज़रूरी है। अगर देसी बना सकें तो उस जैसी अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है दुनिया में। कुदरती चीज़ें जो हैं उससे अच्छी बेहतर चीज़ कोई नहीं है, ठीक है। अगर ना कर सकें, देखें मेहनत में अज़मत है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते फिर पैसे खर्चें, फिर टॉक्सिन बाइंडर लाएं किसी अच्छी कंपनी का, वो लाजमी डालें। साइलेज जो साइलेज यूज़ कर रहा है, जो भी साइलेज यूज़ कर रहे हैं, टॉक्सिन बाइंडर लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ अभी एक चीज़ जो हमें आप बिल्कुल बताएंगे एग्जैक्टली आखिरी ट्राइमेस्टर में, अभी बाद की बात बाद में होगी, क्या वंडा क्या दिया जाए। आपने मोटा मोटा बता दिया था, लेकिन थोड़ी सी तफसील के साथ जो भी भाई आखिरी ट्राइमेस्टर का वंडा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो अभी गौर से सुने, इसको सोच लें, और लिखना चाहते हैं तो लिख लें। आखिरी तैयारी जिसे कहते हैं ना, भैंस की तैयारी, गुजर साहब वो पूरी तैयारी बताएं दोस्तों को, भैंस की जिसको कहते हैं तैयारी लगाना, तैयारी कर रहे हैं, ये लें जी मेरे भाइयों। फिर डालडा घी नहीं इस्तेमाल होगा, फिर देसी घी इस्तेमाल होगा। वंडा प्रोटीन लेवल, वो पढ़े लिखों वाली बात करने लगा हूँ कि प्रोटीन लेवल 16 से ऊपर ना हो। देखिए डिलीवरी तक हाई प्रोटीन वंडा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे जानवर को ज़रूरत है आप लो प्रोटीन वंडा 2 टाइम में दे लें, 3 टाइम में दे लें। हाई प्रोटीन वंडा और इकट्ठा डाल देना, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डली जब बच्चे की ग्रोथ होती है ना, तो स्टोमिक हो जाता है छोटा। आमतौर पे वैसे भी बच्चा किसी भी अगर हालत में है तो स्टोमिक थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे ख्याल 3-4 चीज़ें बहुत मेजर हैं। एक तो सब्ज़ चारे का इस्तेमाल रखना है, खुश्क चारे से परहेज़ करना है, और फीडिंग करवाएं 3 से 4 टाइम में। ना कि वो हमारी तरह ये ना हो ना कि चारा डाल दिया है वो खा ले जी, एक दफ़ा खा के पीछे होकर बैठ जाए।
उसमें जब वो बैठेगी चारा खा के, उसे सांस का प्रॉब्लम होगा, उसके जो होंगे फेफड़े वो ओवरी इसके मैदे के बड़े होने की वजह से, फलाव की वजह से वो सुकड़ जाएंगे, उसे प्रॉब्लम हो गया जब बैठते हैं, ख़ासकर जब वो, क्योंकि फिर वज़न आ जाता है सारा पेट पे, कई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। आ जाते हैं इसकी खुराक के बारे में, वनडे के बारे में। हम लोग, मैं अपना ज़ाती शेयर करूँगा जी, हम लोग मकई, गंदम का दलिया, मकई का दलिया, चोकर और लाइटली बीच में खल बनौला इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ मतवातर हम देते हैं। वंडा अगर हमने 4 किलो वंडा देना है तो 2 किलो सुबह देंगे, 2 किलो शाम को देंगे, ना कि हम 4 का 4 किलो एट अ टाइम दे देंगे। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि मुकम्मल तैयारी का बताया जाए। देसी घी का मैंने कहा जी, देसी घी फिर मतवातर देना पड़ेगा। आखिरी मंथ में 100 ग्राम डेली देना पड़ेगा जानवर को। अगर जानवर का पीरियड अच्छा लेना है दूध का तो ये आपको देना पड़ेगा। और इसके साथ कुछ चीज़ें और भी देनी पड़ेंगी, जिनमें हल्की मिकदार में अलसी भी है, हालों भी है, और ये चीज़ें बीच में इन्हें देनी पड़ेंगी ताकि वो जो है ना मिनरल मिक्स और ये जो डीसीपी पाउडर है इससे बचा जाए। ये चीज़ें आपको देना पड़ेगी। अच्छी भैंस की तैयारी के लिए अगर आप लास्ट मंथ में 1 मन चने का दलिया इसको दे लेते हैं तो इससे बेस्ट वनडे के मिक्स करके इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं होगी जी। कोई खल, कोई मकई का दलिया, कोई चीज़ नहीं जो आपने बता दी, ये कंप्लीट है जी। ठीक हो गया। मैं अपनी ज़ात का बता रहा हूँ कि हम लोग गंदम का दलिया, मकई का दलिया, हल्की सी खल बनौला और चोकर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और अगर एक चीज़ बेस्ट बात दूँ, आपके पास चारा साफ़ है तो बहुत ज़रूरी है कि वो चारा उसको फीड किया जाए। हम लोग जो भैंस से दूध अच्छा लेना हो, यहाँ पे कई मेरे भाई देख भी रहे होंगे जो कंपटीशन में भी जाते हैं या जो अच्छी उसको पीरियड लेते हैं दूध का, वो वनडे के साथ चारे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ना कि हम खुश्क चारा उठाया डाल दिया। प्रेगनेंसी लास्ट पीरियड में बता रहा हूँ कि इसका बहुत ख्याल करना पड़ेगा, और इसके पानी का, इसकी धूप छाँव का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा भी गर्मी में इसको धूप में इजाफी बिठा देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और उसमें अबॉर्शन भी हो सकती है जी। तो बात हो रही है आखिरी महीने की, लास्ट ट्राइमेस्टर की, आखिरी 3 महीनों की और भैंस की तैयारी की। तो जिस तरह एक कोशिश करनी चाहिए, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने हमें तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाया है, तो हमें वो अमल भी करने चाहिए जो हमें सुपीरियर करें बाकी मखलूक़ात से। जिस तरह इंसानों का हम अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं, जब वो इस पोजीशन में होते हैं, डिलीवरी करीब होती है, तो तकरीबन हर कोई जो एहसास रखता है वो ख्याल रखता है उनके उठने बैठने का, उनके लिए माहौल अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी तरह जानवर जो आपके डिलीवरी के करीब हों, बच्चा देने के करीब हों, वो पता होता है हर फार्मर को कि इसके दिन आए हुए हैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो उस टाइम उसको बेहतरीन और मुनासिब माहौल जिसमें वो रिलैक्स रह सके, साफ़ सुथरी खुराक भी, साफ़ सुथरा माहौल भी, ताज़ा पानी मुहैया किया जाए, और किसी बंदे की ड्यूटी हो कि वो उसके पास रहे ताकि उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम मुश्किल आए तो उसमें उसकी मदद कर सके। ख़ासकर जो नीचे पक्का फ़र्श होता है ना, जो हम लोग पक्की करते हैं, उधर लाजमी बंदा मौजूद हो। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि फ़र्श को धो दिया जाता है, जानवर हैवी होता है, उठने लगे स्लिप हो जाता है, गिर जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चा डिलीवर कर देता है, वो बंदा उस टाइम इन प्रेग्नेंट जानवर के साथ मौजूद होना चाहिए जी। यानी कि जो फ़र्श है जहाँ पर पक्का, वहाँ तो लाजमी होना चाहिए, वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि हो। और अब मैं गुजर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब बच्चा दे देती है, 2-3 चीज़ें हमारे मशहूर हैं कि जानवर जेर खा जाए तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि जेर में प्रोटीन है, कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि चलें जेर की तरफ हम अगर नहीं जाते तो जो मुताका जिसको कहते हैं वाटर बैग होता है, उसमें जो पानी होता है वो जानवर को पीने देना चाहिए, लेकिन हमारे लोग नहीं पीने देते। इसका जवाब आप दे देंगे अच्छी चीज़ है नहीं,
लेकिन कहते हैं कि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, वो पानी पीने देना चाहिए जानवर को, अगर पी सके तो। ये लें डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। इख्तलाफ डॉक्टर भी हजरात मुझसे कर सकते हैं कि ऐसा इंसान करता है। इंसान फ़र्क तो आपने बिल्कुल कह दिया है। जेर खा लेना इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आम तौर पे बना दिया जाता है। ये एक इशू भी है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये इशू नहीं है। हमारे पुराने ज़माने में हम जेर उठा के दबा के आनी है जी, कोई और जानवर भी ना खा ले, और जानवर खा लेगा दूध नहीं देगा जानवर। भाई जेर कोई और खा गया है, उसके साथ तो कनेक्शन ही नहीं रहा भैंस का, वो कैसे दूध कम करेगी जी। अब अगर जेर खा ली जाती है, जेर खा ली जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जो फौरी तौर पे उसे गला के मैदे से आगे ले जाए, जिसमें सबसे अच्छी चीज़ कचरी पाउडर है। आप फार्मर्स तो जानते होंगे चिब्बड़, चिब्बड़ इसका पाउडर होता है। इसका इस्तेमाल उसे फौरी तौर पे गला के आगे ले जाता है, और वो फौरी तौर पे जितना वो जल्दी गिलाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप आपके किचन में लाजमी मौजूद होगी, जब गोश्त नहीं गल रहा होता तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ चरायता का इस्तेमाल होता है, चरायते का इस्तेमाल होता है, शीरकश्त का इस्तेमाल होता है। ये देसी चीज़ें हैं, जो चीज़ें इन चीज़ को फौरी तौर पे गला के, ख़ास कर जिनमें खून के और गोश्त का इस्तेमाल हो, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। चाहे वो आपकी हंडिया है, चाहे जानवर जेर खा ले, तो वो इस्तेमाल की जाती है। उसके निकल जाने के बाद अब हम आते हैं जी, जानवर ने बच्चा दे दिया है, उसकी केयर क्या करनी है नेक्स्ट 5 डेज़। जानवर की बच्चे की तो मैंने बता दिया है। हम लोग यहाँ पे डॉक्टर साहबान तो कहते हैं कि कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, ये कुदरती अमल है, कुदरती अमल हो जाता है। लेकिन हम लोग जो देसी लोग हैं वो करते ये हैं कि खुश्क वंडा और गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। अब गुड़ क्या है? गुड़ मीठा है, फौरी एनर्जी का सोर्स है, और जिस्म को एनर्जी जब अंदर जाएगी, मीठा जाएगा, हरारत मिलेगी, और ये हरारत बहुत ज़रूरी है ताज़ा डिलीवर किए हुए बच्चे की माँ को, बहुत ज़रूरत है। हम लोग ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहबान इख्तलाफ ज़रूर करेंगे मेरे साथ, तो मैं कोई चैलेंज नहीं उनको कर रहा, मैं सिर्फ ये मुशाहिदा अपना बता रहा हूँ। जिस जानवर को शुरू से अगले 20-25 डेज़ ट्रीट किया जाता है, देसी चीज़ें से थोड़ा सा हीट अप किया जाता है, वो उससे मैला अच्छा फेंक जाती है और दूध दूसरे जानवर से कुछ बेहतर दे जाती है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत डिफरेंस डाल देगी, लेकिन बेहतर दे जाएगी। फिर 5 दिन हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे खल बनौला का इस्तेमाल होता है। खल बनौला 2 किलो ले ली, उसमें पेसी 1.5 गुड़ की थोड़ी सी मैच करके डाल दी, वो खिला दी गई। गंदम दे दी गई, गंदम में मिक्स करके दे दिया गया। 4-5 दिन ऐसे दिया जाता है। उसके बाद मौसम के लिहाज से अगर मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है तो फिर सूंड, बड़ी इलायची, अजवाइन थोड़ी मिकदार में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जो उनको दी जाती है। अगर कोहरा पड़ रहा है और लुरी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा सर्द, तो फिर हम जायफल और जलवैत्री का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब ये 4-5 दिन गुड़ में दे लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि अब ये करीब आ गई 15 दिन की। फिर यहाँ पे हम जो इलाका जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं गुलकंद का। गुलाब इंसान के मैदे से लेके उसके बाहर जिल्द तक के लिए बहुत कारआमद है। मीठा फिर एनर्जी का सोर्स है। ये अंदर से उसको मुकम्मल यूट्रस तक साफ़ करने की सलाहियत रखता है। और इसमें 100 ग्राम ज़ीरे का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीरे के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, सारे भाई गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा कि ज़ीरे के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कि आयरन कितना है इसके अंदर मैग्नीशियम कितना है, क्वाल्ट कितना है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी। उसके बाद जब ये दे ली जाती है, अच्छा मैला फेंक जाती है, तो फिर हम वनडे को शुरू करते हैं। अगर मौसम के लिहाज से भिगो के देना है या वैसे देना है, ये बाद में किया जाता है। जी डॉक्टर साहब।
यहाँ थोड़ी सी बात ऐड किया मेहर भाई ने कि बच्चा देने के बाद ये जो मौसम चल रहा है, मौसम के लिहाज से किस मौसम में हम जानवर बाहर ओपन एयर बांध सकते हैं, किस मौसम में हमें शेड में कवर्ड एरिया में जानवर को बांधना चाहिए और कितने दिन तक। और एक अहम सवाल जो आम रूटीन में देखा गया है, जिसके दो जवाब आते हैं अक्सर, भैंस को बच्चा देने के बाद कितने दिन तक नहला लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 4 दिन, कुछ 5 दिन, कुछ 25 दिन, कुछ महीना। इसका जवाब हम आपसे लेंगे। और कुछ कहते हैं जी भैंसें तो कुछ हैं ही दरियाई और बच्चा देती कई दरिया में है, दरिया के किनारे बच्चा देती हैं और उसी वक्त नहा लेती हैं। तो इसका ज़रा जवाब दें आप। वो डॉक्टर साहब दरियाई भैंसें थी, जब वो चराई करती थी 100 किस्म का पौधा खाती थी, उसके असरात और थे। यहाँ पे हमने उन्हें बांध लिया है, अब वो हमारे रहमो करम पे है। हम लोग उसे वो फीडिंग नहीं दे रहे, 100 तरह का चारा नहीं वो खा रही, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो उसकी बॉडी की ज़रूरत है। हम उसको ज़रूरत पूरा करने के लिए ही ये फीडिंग करा रहे हैं, ये वनडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल जैसे यूरिया दे रहे हैं, मोलाइसिस वगैरह यूरिया ब्लॉक बना के दे रहे हैं या हाई प्रोटीन वंडा दे रहे हैं, ये उसी चीज़ की कमी पूरा करने के लिए दी जाती है। भैंस को वक्त अगर आपको ज़रूरत है 5वें 6ठे दिन भी नहला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर उसके साथ उसको चीज़ को देखना पड़ेगा। उसको क्या देना है मौसम के लिहाज से, कि किशमिश पुरानी देनी है या सूंड और अजवाइन देनी है ताकि वो बुखार में ना आ जाए, सर्द गर्म ना हो जाए, गुड़ देना है, क्या देना है, या उसको दाना अलसी, हालों, गुड़ पानी में पका के देना है। ये चीज़ें फिर देखना पड़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मौसम अगर सर्द है तो बिल्कुल अंदर होना चाहिए। शब वाला मौसम है, ये मौसम इस टाइम इतना कोई सर्द मौसम नहीं है रात को, लेकिन शबनम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी रात को अगर भैंस बाहर रहेगी। कोशिश करें हवादार, लेकिन दरख्त के नीचे या छपड़े के नीचे या उसके आपके शेड के अंदर रहे, जहाँ हवा गुजरती रहे, वहाँ पे उसे रात को ठहराएं। जी, कुछ दोस्त हैं जो दूध लेने के लिए फ़ौरन ही जानवर को, उनको एक जल्दी होती है डिवर्मिंग की। उनका जब आखिरी महीना होता है, कुछ का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि नहीं करनी, तो उनका ख्याल होता है कि बच्चा देते ही बस जितनी जल्दी हो सके हम डिवर्मिंग कर लें। अक्सर पोस्ट हम इस ग्रुप में देखते हैं, पोस्ट आई होती है डिवर्मिंग कब कर लें, डिवर्मिंग कब कर लें। बच्चा रात को देना होता है, भैंस ने फ़िक्र शुरू हो जाती है कि पहले डिवर्मिंग कर लें। जानवर के पेट में इतने कीड़े नहीं हैं हर जगह पे, ज़रूरी है डिवर्मिंग, लेकिन हर वक्त आप यही सोचते रहें। मैंने 90% पोस्ट देखी है जानवर कमज़ोर है जी, क्या किया जाए, उसको डिवर्मिंग करवा दें। भाई उसको खुराक भी देनी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भैंस को बच्चा देने के कितना अरसा बाद डिवर्मिंग करवा देनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पे भैंस 40-45 दिन बाद हीट पे आती है। अच्छी खुराक दी जाए, अच्छी खुराक दी जाए तो मेरे ख्याल में उसके बाद डिवर्मिंग करनी चाहिए। कम से कम 30-35 दिन तो जच्चा और बच्चा की हालत वो नहीं होती कि इन मेडिसिन को वो उठा लें। ज़रूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप। बच्चा भी कम से कम 20-25 दिन का हो तो डिवर्मिंग करनी चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, वैसे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा खाने लग पड़ता है, उसके लिए करनी पड़ जाती है। मैं आपको देसी बताऊंगा, मुझे देसी का पता है। अगर जानवर आपका बड़ा है तो छालिया लेंगे आप पान वालों से तकरीबन 200 ग्राम, उसमें 200 ग्राम गुलाब की पत्तियां रगड़ेंगे, उसको बनाएंगे, वो दे लेंगे। मौसम सर्द है तो आप हींग का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप ये देख रहे हैं कि मौसम दरमियाना है, जानवर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आपने हींग जो है सरसों के तेल और लस्सी में इस्तेमाल करनी है। ये मौसम के लिहाज से चीज़ें होती हैं, मैं देसी चीज़ें ही बता सकता हूँ। एक चीज़ आती है कमीला, बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग कमीला कहते हैं, कुछ कमीला कहते हैं। बच्चों की डिवर्मिंग के लिए भी बहुत अच्छी है और बड़ों की डिवर्मिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, इंसान के लिए भी बहुत अच्छी है डिवर्मिंग के लिए। ये चीज़ आप वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, ओवरडोज भी इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बछड़ा 2 मन का है तो उसके लिए 2 चम्मच चावलों वाला कमीला बहुत है, यानी कि फ़ी मन पे 1 चम्मच चावल खाने वाला वो होगा। जी डॉक्टर साहब। जी माशाल्लाह, वकास भाई ने बहुत अच्छा हमें दिया। उमैर अब्दुल्ला भाई, मेरे सवाल लाजमी पूछना। ये क्या सवाल पूछ रहे हैं ज़हीर वड़ैज भाई?
अच्छा, आप इनका सवाल देखें क्या पूछ रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आप दोस्तों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि वकास भाई से प्रोग्राम से पहले ही मेरी बात हो रही थी चिलेटेड मिनरल के हवाले से। तो ये इनकी अपनी एक है सोच, ये सोच क्या कहते हैं, इनका अपना नज़रिया है। लेकिन एक छोटा सा बात जो आपको बताना चाहूँगा वो ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। आजकल मार्केट में चिलेटेड मिनरल आ रहे हैं। चिलेटेड मिनरल्स के कुछ नुकसानात हैं, फ़ायदे अपनी जगह पे। जो इसका नुकसान है सबसे बड़ा, ये लिवर को नुकसान देता है, क्योंकि इसको चिलेट करने के लिए इसकी कोटिंग की जाती है और इसकी बाउंडिंग जो होती है कैल्शियम की होती है। कैल्शियम ओवरडोज, किसी भी चीज़ की ओवरडोज प्रॉब्लम करता है। डॉक्टर साहब का जो पढ़े लिखे हैं उनसे पूछें कि कैल्शियम का ओवरडोज क्या नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो जो बाउंडिंग है वो अब्जॉल्व होनी होती है बड़ी आंत में, मैदे में। अगर वो मैदे में नहीं होती, इसका चिलेटेड मिनरल का फ़ायदा यही होता है कि वो खून में शामिल हो जाती है, वहाँ जाकर वो अलग हो जाते हैं आंत में जाके ये। ठीक है, अगर वहाँ नहीं होते, जो अगर बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी चिलेटेड मिनरल में, अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो लीवर में जाएगी। अगर जिगर भी उसको नहीं कर सकता तो जिगर में मसाइल पैदा होंगे। ठीक है, ये कुछ टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूँ, इस पे आपने रिसर्च ज़रूर करनी है। कैल्शियम की बात की है, इंसान में कैल्शियम का अजाफी हो जाना पथरियों का बायस बनता है जी। वो जिगर में जाता है, इसमें आपके गुर्दों में जाता है, उधर से ये पथरियों का बायस बनता है। 100% कैल्शियम का अजाफी हो जाना या जिस्म का हड्डियों को कैल्शियम पूरा ना देना की वजह से जो कैल्शियम बच जाता है वो आपकी पथरियों में इन्वॉल्व होता है जी। तो जो जिगर से निकल जाएगा, जब गुर्दे उस पर काम करेंगे, ठीक है, तो वहाँ वो पथरियों का बायस बनेगा। इसलिए चिलेटेड मिनरल जो है जब भी अपने जानवर को दें, अच्छे तरीके सोच समझ के, और जो बंदा आपके पास उसको प्रमोट करने आता है उसकी पूरी तफसील हर हवाले से लें। ठीक है, जहाँ हमारा काम है आपको थोड़ा सा बता देना जितना हमारा इल्म है। आपको चाहिए उस पर रिसर्च करें, बंदों से पूछें, जहाँ से पूछ सकते हैं पूछ के जब आपको अच्छे तरीके से इल्म हो जाए आप दूसरों तक पहुँचाएँ। डॉक्टर साहब, मैं इधर एक बात करना चाहूँगा। आप लोग कोई भी हो, डॉक्टर हो, वो कहते हैं कि इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, बाईपास फैट को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आप लोग कहते हैं कि बाईपास फैट मैदे से आगे जाके यानी कि वो अपना वर्क शुरू करता है। मैं ये कहता हूँ जानवर वो अच्छा है जो जुगाली करता है। अगर ये जुगाली के अंदर नहीं इसको क्रैश जानवर कर सकता, फिर इसका मैदा आंत कोई भी इसको क्रैश नहीं कर सकती, ये फिर गोबर में जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, अपना वकास भाई, इसमें असल में प्रॉब्लम पता क्या है, ह्यूमन के पीएच लेवल में, अबोमेज़म के पीएच लेवल में, ओमेज़म के पीएच लेवल में फ़र्क है। मैं आपकी बात समझता हूँ। जुगाली करता है जानवर, हाँ जी, जुगाली करता है। ठीक है, आप बात पूरी करें। जुगाली करता है जानवर, ये इसके मैदे में ही है। ठीक है, ये इसने खुराक के साथ ही आगे जाना है कि अकेला बाईपास कर लेना है? नहीं, इसने जाना खुराक के साथ है, लेकिन वहाँ पे वो पीएच लेवल नहीं है जिसमें वो मैं अब्जॉल्व हो जाए। मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि बॉडी टेम्परेचर और पीएच लेवल का बहुत फ़र्क होता है। जैसे हम डालडा घी 99 टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर पे हमारे जम जाता है। जानवर 103, 102, 104 यहाँ पे वेदर के हिसाब से रहता है। यहाँ पे जाके वो नहीं जमता, डालडा घी नहीं जमता। ये फ़र्क है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब जानवर जगाली करता है क्या उसको प्रेस नहीं करता? क्या वहाँ पे वो मैश नहीं हो जाता? आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ बड़ी आंत में जाकर करता है, ये मैदे में नहीं करता। मेरा सवाल ये है आपसे। जी भाई, वकास भाई का सवाल ये है क्या उसे क्रश नहीं करता? वो छोटे टुकड़े हैं, क्रश ज़रूर करता है, ठीक है, उसकी कोटिंग लेकिन मुकम्मल तौर पर टूटती नहीं है। बाईपास फैट आपने देखी है, देखेंगे, ठीक है। तो जगाली जब करता है जानवर, वो खुराक के छोटे पीसेस करता है, उसको बिल्कुल ब्लेंड नहीं कर देता। छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उसी तरह वो वापस जाता है। लेकिन बाईपास फैट जो है उसका फ़ायदा ज़रूर है। कैल्शियम जो है आपने बताया, देखें, आया घी का फ़ायदा नहीं है?
ठीक है। आया ऑयल का फ़ायदा नहीं है। हम इस चीज़ अच्छा, यहाँ एक बात अपने ऑयल को देख लेते हैं। यहाँ आपने ऑयल की बात की है, कुकिंग ऑयल। नो। हाँ, किस ऑयल की बात की है? हम ज़ीरो फैट पे हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, हम ज़ीरो फैट पे बात ही नहीं कर सकते। कुछ लोग अपने जानवर को कुकिंग ऑयल भी देते हैं। देते होंगे जी, मेरा इसमें ना कोई तजर्बा है, ना इसको देना पसंद करूँगा। डालडा, कश्मीर बनास्पति, ये मेरी यानी कि ज़िंदगी में इस्तेमाल हुआ है। चलें जी, माशाल्लाह। वकास भाई, मेरा ख्याल है कि जो पूरी बात थी हो गई है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने आपस में बहस की है। हाँ। आपकी मालूमात के लिए की है। हम अलहदा बैठ के भी कर सकते थे, इसको बंद करके भी कर सकते थे, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेरे होते हैं, कुछ उनके हैं। मैंने बताया है कि बाईपास फैट का फ़ायदा है, उन्होंने उसका नुकसान बता दिया या उन्होंने अपना इजहार किया। तो ये सारी बातें आपके लिए हैं, आपको भी ये सारी बातें सोचनी चाहिए, इन पे गौर करनी चाहिए। और देखें, इल्म हासिल करना चाहिए जहाँ से भी मिले, और जब आपके पास इल्म आ जाए तो उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। या अगर आपके पास इल्म आ गया है तो उसका गुरूर, फ़ख्र नहीं करना चाहिए। गुरूर अल्लाह को सख्त नापसंद है। मैं एक बात यहाँ ऐड कर दूँगा, रब तआला हमें रिज़्क़ देता है, पैसे देता है, वो हम जोड़ के नहीं रख सकते। हमने ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ें लेनी है, वो आगे से आगे जा रहा है। इसी तरह इल्म जो हमें दिया गया है, मैं फिर कहूँगा, मैं कोई बहुत बड़ा फार्मर नहीं हूँ, मैं किसी, ये नहीं हो सकता कि मुझसे कोई इख्तिलाफ़ राय नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकते हैं। और इधर कमेंट करके आप बताएंगे भी सही कि भाईजान आप यहाँ पे गलत थे। मैं उन भाइयों का शुक्रगुज़ार होऊंगा जो यहाँ पे बताएंगे। एक बात चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि इल्म आपके पास अमानत है, आपको डिलीवर करनी चाहिए। जब हम पैदा होते हैं खाली हाथ आते हैं, उसके बाद जो चीज़ें अनायत की जाती हैं वो हमारे पास अमानत होती है। चाहे वो हमारी सांस है, वो भी अमानत है, वापस चले जानी है। चाहे वो रिज़्क़ है, उससे हमारे रिज़्क़ के साथ पता नहीं कितनों का रिज़्क़ जुड़ा हुआ है। इसी तरह जो इल्म है वो हमारे पास अमानत है, हमें पहुंचानी चाहिए, और उन लोगों तक ख़ास कर पहुंचानी चाहिए जो उनके हक़दार हैं। जी माशाल्लाह, वकास भाई ने बहुत अच्छी बातें की। और जो दोस्त सवाल पूछ रहे हैं उनको जवाब इंशाल्लाह कमेंट्स में दिए जाएंगे। और बहुत जल्द वकास भाई के साथ छोटे जानवरों की फीड, बकरियों के बछड़ों की फैटनिंग, बकरों की फैटनिंग, और यानी कि हर तरह की फील्ड आउट फैटनिंग के लिए, बकरों की तैयारी के लिए, बल्कि बकरों की तैयारी के लिए एक अलग प्रोग्राम किया जाएगा जो 2 दिन पहले पोस्ट लगाई जाएगी। बकरों के शौकीन हजरात हैं वो उसको लाजमी देखिएगा। और उसके बाद हम बछड़ों की फैटनिंग के ऊपर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द चलते रहेंगे आपके साथ, बस दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।